बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कदीम ज़माने का एक बादशाह जिसकी 5 बीवियाँ थीं, लेकिन उसमें ये ख़राबी थी कि वो कभी भी अपनी पाँचों बीवियों में बराबर का इंसाफ नहीं करता था, बल्कि अपनी सबसे पसंदीदा बीवी, जिसकी उम्र काफ़ी कम थी और वो दिखने में बेहद हसीन थी, वो उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद करता था। और मुलाज़मों और अपनी राया पर भी उसने ये बात ज़ाहिर की थी कि वो उसकी सबसे पसंदीदा मलिका है। सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। इस वजह से सब लोग ही मलिका की बहुत इज्जत करते थे। जबकि इसके अलावा मौजूद बाकी मलिका भी बहुत खूबसूरत थीं। अपने नाम की तरह उनके भी चेहरे रोशन थे। लेकिन इसके बावजूद भी बादशाह अपनी सबसे छोटी बीवी के साथ ज़्यादातर रहना पसंद करता था। लेकिन ये चीज़ उनकी चारों मलिकाओं को बेहद बुरी लगती थी, क्योंकि बादशाह में ये गलत आदत थी कि वो पांचों को बराबरी का वक्त नहीं देता था। वो एक इंसाफ पसंद बादशाह था, सबके साथ दयानतदारी के साथ पेश आता था, अपनी राया का बेहद ख्याल रखता था, किसी के साथ गलतकारी नहीं करता था, किसी को धोखा नहीं देता था। जो शख्स हक पर होता था उसका साथ हर हाल में देता था, किसी पर भी बहतान नहीं लगाता था। और अगर कोई शख्स सामने वाले मुखालिफ पर बेवजह बहतान लगाकर उसको गलत साबित करना चाहता था तो बादशाह फौरन ही उसको पकड़ लेता था और उसको सजा के तौर पर काल कोठरी में डाल देता था। वो एक सख्तगीर बादशाह था, उसमें ज़रा रहम नहीं था। वो मजलूमों के साथ बहुत शफकत के साथ पेश आता था। किसी भी मजलूम को वो जूते की नोक पर नहीं रखता था, बल्कि अपने सर पर बिठाता था। लेकिन अगर सामने कोई जालिम मौजूद हो तो वो उसको अपने जूते की नोक पर रखता, और उसका बस चले तो वो उसको ज़मीन की तह तक बिठा देता। उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। उसको इस बात से आगाह करता था कि उसकी राय में कोई गलत काम नहीं होगा, बल्कि सबके साथ इंसाफ होगा। लेकिन वो बादशाह अपने घर में ही इंसाफ नहीं कर रहा था। वो अपनी पांचों बीवियों में बिल्कुल इंसाफ नहीं कर रहा था, और वो इस बात से बेखबर था कि अल्लाह ताला उसकी इस अमल से कितना ज़्यादा नाखुश है। अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी है, लेकिन इसके बावजूद उन पर यह बात जाहिर की है कि अगर तुम इन चारों में इंसाफ ना कर पाओ, जिस तरीके से तुम एक के साथ रहते हो बाकी 3 के साथ भी तुम ना रह सको, तो तुम पर लाजिम है कि तुम सिर्फ एक करो। अगर तुम चारों को बराबरी के हकूक देते हो तो तुम आराम से जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। लेकिन अगर तुम चारों को बराबरी के हकूक नहीं दे पाए और उनको फोकियत दी, तो यकीनन तुम्हें जन्नत के दरवाजे पर ही रोक दिया जाएगा, और तुमसे इस चीज़ का हिसाब किताब करने के बाद ही तुमको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। बादशाह की सबसे छोटी बीवी बहुत ज़्यादा हसीन थी। दिखने में उसकी सूरत किसी चांदी जैसी महसूस होती थी। इस वजह से भी बादशाह अपनी छोटी बीवी के पास जाना ज़्यादा पसंद करता था। उसकी उम्र बाकी बीवियों से बहुत कम थी। वो कमसन हसीन दोशीज़ा थी। बादशाह उसको रोक नहीं पाता था। वो जब जब अपनी सबसे छोटी बीवी को देखता था तो वो एकदम ही बहक जाता था, और उसके बाद उसको कुछ याद नहीं रहता था कि उसके पीछे भी 4 मलिका मौजूद हैं जिन्हें उसको वक्त देना है। लेकिन ये चीज़ बाकी की बीवियों को बेहद बुरी लगती थी। इस वजह से वो लोग अक्सर औकात सबसे छोटी बीवी के साथ बुरा सलूक करते थे। उसको इस बात का हर रोज़ ही ताना मारती थी कि तुम एक देहाती की बीवी हो और हम चारों सल्तनत के बादशाहों की बेटियां हैं। बादशाह एक रोज़ गश्त के लिए अपनी सल्तनत में घूम रहा था। उनके आगे पीछे उनकी राया उसको बहुत इज्जत दे रही थी कि अचानक ही उनकी निगाह एक तरफ को गई जहाँ पर एक बाप और बेटी खेती बाड़ी कर रहे थे। बादशाह बेख्तियार होकर अपने घोड़े से उतर गए। यमल उनसे बेख्तियार हुआ था। पीछे से उस लड़की की पुश्त बहुत पुरकशिश मालूम हुई थी, जिसकी वजह से बादशाह फौरन अपने घोड़े से उतर गए थे और एक शान से चलते हुए उन दोनों बाप और बेटी की जानिब भागे, जो दुनिया से बेखबर अपने काम में मगन थे। वो लड़की अपने बाप का हाथ बिठा रही थी और बहुत मासूमियत के साथ अपने बाप से बातें भी कर रही थी। उन दोनों बाप बेटी को बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि उसके पीछे बिल्कुल अकब में बादशाह सलामत खड़े हुए हैं। अगर उन दोनों को इस बात का इल्म हो जाता तो वो फ़ौरन ही अपना काम छोड़कर बादशाह की तरफ राग़िब हो जाते। लेकिन वो दोनों ही अपने काम में इस तरीके से मगन थे कि उन दोनों को बिल्कुल भी किसी चीज़ का होश नहीं था। जबकि बादशाह बेअख्तियार होकर उस हसीन दोशीज़ा को देख रहा था। वो बिल्कुल भी अपनी निगाह उस लड़की पर से हटा नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर बिना किसी हरकत के बादशाह ऐसे ही उसको देखते रहे, और चंद सानिये बाद वो बिना कोई बात किए लौट गए और बिना किसी को खबर किए अगले रोज ही वजीर के हाथों उस लड़की को शादी का पैगाम पहुंचा दिया था। ये बात सुनकर उस लड़की का बाप बहुत बेचैन हुआ।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती कि उनकी बेटी को मलिका बनाया जा रहा है, लेकिन वो इतना अख्तियार नहीं रखते थे कि वो एक सल्तनत के बादशाह के आए हुए रिश्ते को ठुकराते। इस वजह से उन्होंने निगाहें झुकाकर अपनी बेटी का हाथ बादशाह के हाथ में थमा दिया। बादशाह ने अपनी ये 5वीं शादी भी बहुत धूमधाम से की थी और उसकी ये शादी बाकियों की निस्बत बहुत बड़े पैमाने पर की गई थी। बादशाह ने जब उस लड़की से शादी की तो उसको बहुत इज्जत दी और यही चीज़ बाकी की बीवियों को पसंद ना आई। वो कमसन, हसीन, दोशीज़ा, बहुत धीमे मिजाज की मालिक थी। यही बात बादशाह को बहुत ज़्यादा खुद की तरफ माइल करती थी। इस वजह से भी बादशाह अपनी चारों बीवियों की तरफ अब देखना भी गवारा नहीं करता था, बस अपनी उस छोटी बीवी के साथ ही वक्त गुजारता रहता था। लेकिन बादशाह को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी मासूम बीवी के खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। एक रोज़ जब वो अपनी बीवी में मगन था तो उसकी चारों बीवियाँ बैठकर ये मंसूबा बना रही थी कि किसी भी तरीके से बादशाह की नज़रों में उसकी छोटी बीवी को गिरा देंगे। वो लोग ये करते हुए बिल्कुल भूल चुकी थी कि ऊपर बैठी एक अल्लाह की ज़ात भी है जो ये सब तमाशा देख रही है। वो मलिकाएं थीं, लेकिन वो अपने आप को एक आम औरत समझ रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बादशाह की सबसे छोटी बीवी के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दी। बादशाह पहले पहल तो अपने काम आराम आराम से निपटाकर अपनी बीवियों के पास जाता था, लेकिन जब से उसने अपनी मनपसंद बीवी से शादी की थी उसके बाद से वो जल्द अज जल्द अपने कामों को मुकम्मल करता और फौरन ही अपनी बीवी के पास चला जाता था। इस बार भी उसने वजीर के हमरा सारे काम मुकम्मल कर लिए थे और वो आराम से अपनी बीवी के पास चला गया था। लेकिन जब वो अपने कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने कमरे में मौजूद अपनी बीवी के साथ लेटे हुए एक 20 साल के नौजवान मर्द को देखा तो उसके ओसान खता हो गए। बादशाह को ऐसा महसूस होता था जैसे उसके सर पर घर की छत आन गिरी हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसकी मासूम पारसा बीवी ये काम करती फिर रही है, जबकि सबसे छोटी मलिका को बिल्कुल भी होश नहीं था। वो एक तरफ गर्दन लड़खड़ाए पड़ी हुई थी, जबकि बादशाह को अपनी रगें फूलती हुई महसूस हो रही थी। बादशाह की मौजूदगी को महसूस करके वो लड़का जो बहुत आरामदेह तरीके से बादशाह के बिस्तर पर लेटा हुआ था यकदम ही अपनी जगह से खड़ा हुआ और भागने वाले अंदाज में खिड़की की जानिब बढ़ा। बादशाह उसको पकड़ते इससे पहले वो भागकर महल की खिड़की से निकल गया। उन्होंने फौरन ही अपने सिपाहियों को इशारा किया, लेकिन कोई भी उस छलावे को पकड़ नहीं पाया और वो फौरन ही महल के बाहर हो गया। जबकि बादशाह ने गर्दन घुमाकर अपनी सबसे हसीन बीवी को जब देखा तो वह मुंदी मुंदी आंखें खोलकर बादशाह की जानिब हैरान आंखों से देख रही थी, जबकि बादशाह को अपनी रगें फूलती हुई महसूस हो रही थी। वो गुस्से के आलम में अपनी बीवी की जानिब बढ़े और उसको बालों से पकड़कर खड़ा किया और एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया, जबकि मलिका बिल्कुल भी इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से वो बेख्तियार जमीन दोज होगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह उसके साथ ये अमल क्यों कर रहे हैं। बादशाह एक बार फिर उनको मारने के लिए बढ़ते, जबकि उन्होंने अपनी बराई हुई आंखों से उनकी जानिब देखते हुए सवाल किया कि बादशाह सलामत, हमारी खता तो बताएं कि आखिर हमसे क्या गलती सर्जिश हो गई है जिसकी बिना पर आप हम पर हाथ उठा रहे हैं। जबकि बादशाह कुछ कहने की बजाय एक बार उन पर फिर हावी हो गए और उनके चेहरे पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। जबकि इस थप्पड़ की ताब ना लाते हुए वो एकदम ही बेहोश हो गई और जब उन्हें होश आया तो वो अपने बाप के घर में मौजूद थी। उठने के बाद बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि उनसे कोई सफाई नहीं मांगी गई थी, बल्कि उनको सज़ा के तौर पर महल से निकाल दिया गया। और जब यह खबर बाकी की मलिकाओं को मालूम हुई तो वो बेइंतहा खुश हुई। उन्होंने जश्न की तैयारी की, लेकिन वो नहीं जानती थी कि जब ये सारा राज बादशाह पर अफशा होगा तो उन लोगों के लिए क्या क़यामत नाजिल होने वाली है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था। मलिका ने दोबारा आकर किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। बादशाह ने भी इस बारे में किसी से कोई बात नहीं की, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खामोश रहने लगे थे। वो जो कभी कभार अपनी इन 4 बीवियों में से किसी एक के पास चले जाते थे, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अकेला महदूद कर लिया था। बाकी की मलिका उनके पास जाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो फ़ौरन ही उन्हें झिड़क देते थे और किसी को भी मुंह लगाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें अपनी सबसे छोटी मलिका से बेइंतहा मोहब्बत थी और वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस वजह से उनका जहन उनको इजाज़त नहीं देता था किसी और के पास जाने की। अब उन्हें औरत ज़ात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा था। उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि उनकी सबसे मासूम बीवी उनके साथ इतना बड़ा धोखा देगी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस धोखे के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है, बल्कि उनको एक साजिश के तौर पर फंसाया गया है। वक्त गुजरता जा रहा था और इस वाक़े को 2 साल हो गए थे, लेकिन बादशाह अभी तक अपनी इस कैफियत से बाहर नहीं निकल पाया था। बाकी की मलिका जो कभी कभार अपने शोहर का प्यार हासिल कर लेती थी, अब बिल्कुल उससे महरूम हो गई थी। बादशाह को इन सब चीज़ों का इल्म था, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी बाकी की मलिकाओं के बारे में नहीं सोचते थे।
वो बस अपनी छोटी बीवी की यादों में गुम रहती। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी उन्होंने अपनी सबसे छोटी बीवी पर नज़र रखी हुई थी कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। और इन 2 सालों में जो खबर उनका खबरी उन तक पहुंचा रहा था वो यही थी कि सबसे छोटी मलिका बिल्कुल भी कहीं नहीं जाती है, बल्कि अपने बाप के घर में ही रहती है और अपने बाप का हाथ आज भी वो खेती बाड़ी में बटा रही है। बादशाह को ये बातें सुनकर बहुत ताज्जुब होता था। जब वो उनकी गैर मौजूदगी में उनके महल के अंदर ये काम कर सकती हैं, तो फिर जब बादशाह ने अपनी ज़िंदगी से उन्हें दूर कर दिया था, तो फिर वो ये काम खुलेआम क्यों कर रही थी। वो अक्सर औक़ात इस बात को सोचते थे और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते थे। उनको यकदम बेचैनी होना शुरू हो जाती थी। उनके दिमाग में ये बात अक्सर आती थी कि कहीं उनकी बीवी के खिलाफ कोई साजिश तो ना रची गई हो। लेकिन उनके दिमाग में वो शख्स और वजह नहीं आ रही थी जिसकी बिना पर उनकी मासूम बीवी के खिलाफ साजिश रची जाएगी, क्योंकि वो तो सबके साथ ही बहुत प्यार, मोहब्बत और अकीदत के साथ पेश आती थी। एक रोज़ बादशाह का जंगल की जानिब शिकार पर जाने का दिल हुआ। अब वो ज़्यादातर वैसे भी तन्हाई में वक्त गुजारते थे, इसलिए वो बिना किसी की परवाह किए बगैर अपने कुछ सिपाहियों के हमरा जंगल की जानिब चले गए। जबकि उन्होंने वजीर को हुक्म दिया था कि उनके पीछे से उनकी बीवियों का ख्याल रखा जाए, उन पर नज़र रखी जाए और साथ में राया पर भी नज़र षानी करते रहना। बीवियों के मामले में अब वो बिल्कुल भी किसी पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि उनको जिस पर सबसे ज़्यादा मान और यकीन था वो अब टूट गया था। इस वजह से वो सबको एक ही नज़र से अब देखते थे। वो तकरीबन जंगल से शिकार के 4 दिन बाद वापस आए और जो खबर उनके वज़ीर ने उन तक पहुंचाई उनके उसान ख़ता करने के लिए काफ़ी थी। उनको वज़ीर की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ये कैसे हो सकता था कि उनकी बाकी की 4 मलिका उनके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती थी। वो बार बार यही बात वज़ीर से बोल रहे थे कि नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन वज़ीर अपनी बात पर बज़िद था कि उसने अपने कानों से उन 4 मलिकाओं के मुंह से ये सुना है कि वो लड़का जिसकी उम्र 20 साल थी वो आपके कमरे के अंदर आपकी मलिका के बगल में बेहतियाती के साथ लेटा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि बाकी की मलिकाओं की तरफ से भेजा हुआ एक छलावा था। वो चारों आपकी सबसे छोटी बीवी से बेइंतहा परेशान थी और उनसे जलती थी, क्योंकि जब से वो उनकी ज़िंदगी में आई थी आपने नाइंसाफ़ी करना शुरू कर दी थी। आप सिवाय अपनी सबसे छोटी मलिका को किसी को भी अहमियत नहीं दे रहे थे और ये बात चारों मलिका बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उन लोगों ने एक दूसरे को तो कबूल कर लिया था, लेकिन वो सबसे छोटी मलिका को बिल्कुल भी कबूल नहीं कर पा रही थी। और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ आप थे, क्योंकि आप बिना उन चारों की परवाह किए बग़ैर सबसे छोटी मलिका को सबसे ज़्यादा वक्त देते थे और यही बात उनको एक अलग आग में जला रही थी। इस वजह से उन लोगों ने एक मंसूबा तैयार किया और आपकी सबसे छोटी बीवी को फंसा दिया और आपने जो मंजर अपनी आंखों से देखा उस पर यकीन कर लिया और बिना मलिका की सफाई के उन्हें महल से दरबदर कर दिया। जबकि ये बात सुनकर बादशाह सलामत बिल्कुल खामोश हो गए थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी वज़ीर की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो यही समझते थे कि उनकी जो चारों मलिकाएं हैं वो जितनी लाख बुरी सही, लेकिन वो ये कदम किसी तौर पर भी नहीं उठा सकती। लेकिन वो भी अपनी बीवियों की साजिश से नाआशना थे। उन्होंने फ़ौरन ही वज़ीर की बात की अहमियत देते हुए चारों मलिका को दरबार में हाजिर कर लिया। वो लोग काफ़ी परेशान हाल बादशाह की जानिब देख रहे थे, क्योंकि आज वो लोग मलिकाओं की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुजरिम की हैसियत से दरबार में खड़ी हुई थी। बादशाह सलामत ने सारे लिहाज बलाए ताक रख के गरजती हुई आवाज़ में उनसे वही सवालात दोहराए जो उनको अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर ने बताए थे। चारों के चेहरे पर एक अलग ही परेशानी रकम थी। वो लोग कितनी भी साजिश कर लेती, कितना भी किसी के साथ बुरा कर लेती, लेकिन एक सल्तनत के बादशाह के साथ वो कभी भी गद्दारी नहीं कर सकती थी। उनको ये झूठ नहीं बोल सकती थी। उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि बात को किस तरीके से गोलमोल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी मलिका ने बादशाह को घुमाने की बहुत कोशिश की कि वज़ीर झूठ बोल रहा है, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, छोटी मलिका भी हमारी बहनों जैसी है, हम उसके साथ ऐसा किसी तौर पर भी नहीं कर सकते। और यही चीज़ें बादशाह को ठिठकने पर मजबूर कर चुकी थी कि यकीनन दाल में कुछ काला है, जिसकी वजह से तमाम मलिकाओं के चेहरों पर अलग ही परेशानी वाज़ेह हो रही थी। उन्होंने फ़ौरन ही पीछे खड़े हुए अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और उन चारों को बंदी बना लिया। चारों मलिका घुटनों के बल हाथ पीछे को बांधे सर झुकाकर बैठी हुई थी, जबकि उनका बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी नशीद छोड़कर उन चारों का बुरा हाल कर दे। लेकिन वो खुद पर काबू किए बैठे रहे और उनकी गुफ्तगू सुनने की एक बार फिर कोशिश करने लगे। उन्होंने आराम और तहम्मुल मिजाजी से एक बार फिर से यही सवाल दोहराया कि आखिर उन्होंने छोटी मलिका के साथ ये सब क्यों किया, जबकि वो लोग जानते हैं कि उनका शोहर छोटी मलिका से कितनी मोहब्बत और अकीदत रखता है। लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोगों ने अपने शोहर की मोहब्बत को
अहमियत नहीं दी, बल्कि उसको अपने शोहर से दूर कर दिया। उनके लहजे में एक अलग ही दुख बोल रहा था, जबकि वो चारों सर झुकाए खौफ से कांप रही थी, क्योंकि वो जानती थी अब सिवाय मौत के और कुछ नहीं है। तीसरे नंबर वाली मलिका खौफ से लरस कर कहने लगी, बादशाह सलामत, हमें माफ़ कर दें, हमसे ख़ता हो गई है, लेकिन इसमें आपकी भी कुछ ना कुछ गलती है। अगर आप हम लोगों को हमारे हिस्से का प्यार देते तो हम लोग ये कदम कभी ना उठाते। और छोटी मलिका भी खुशी खुशी महल के अंदर रह रही होती। बादशाह को ऊपर जब ये बात वाज़ेह तौर पर खुल गई कि इन तमाम चीज़ों के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी चारों बीवियां ही शामिल हैं, तो उन्होंने फ़ौरन ही अपनी नशिस्त छोड़कर सबके सामने ये ऐलान किया था वो अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए उन चारों को निकाल रहे थे। और इस गलती की बिना पर उन चारों को 3 साल की कैद सुनाई गई थी, जबकि चारों बहुत ज़्यादा झटपटा रही थी, माफ़ी मांग रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी और तमाम अर्जियों को रद्द कर दिया था। और फ़ौरन ही वज़ीर को हुक्म दिया था कि गाजे बाजे के साथ उनकी सबसे छोटी मलिका को वापस महल के अंदर लेकर आया जाए। लेकिन जो खबर वज़ीर ने उन्हें दी वो उनको जिंदा दफन करने के लिए काफ़ी थी। वज़ीर का कहना था कि बादशाह सलामत सबसे छोटी मलिका एक रोज़ पहले ही यहाँ से दूसरे मुल्क चली गई है। वो अपने बाबा के साथ अब वहाँ पर ही ज़िंदगी गुजारना चाहती है। जब वो यहाँ से जा रही थी तो मैंने उनको रोकने की कोशिश की थी और उनको ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी कि आप इसको कभी भी माफ़ नहीं करेंगे अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी और अपने बाबा के साथ वो यहाँ से चली गई, जबकि बादशाह सलामत अपनी नशिस्त पर ढह से गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब ऐसा क्या करें कि उनकी बेगम उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। उन्होंने थोड़ी देर बाद खुद को इस अजियत से निकाला और खामोशी को तोड़ते हुए वज़ीर को हुक्म दिया कि फ़ौरन ही उनकी मलिका की जगह का पता मालूम किया जाए जहाँ पर वो रहने के लिए गई है। और बादशाह के हुक्म के मुताबिक फ़ौरन ही वज़ीर उनके पास ये पैगाम लेकर आया था कि मलिका फ़लाँ जगह पर मौजूद है और अपने बाप के साथ एक बार फिर खेती बाड़ी कर रही है। बादशाह फ़ौरन ही सारे कामों को पस्से पुश्त डाल चुका था और अपने शाही लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हो गया। बादशाह को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पीछे सब कैसे होगा। वो शाही सवारी पर मलिका जहाँ पर मौजूद थी वहाँ पहुँच गए, जबकि मलिका जो अपने बाप के साथ मसरूफ़ थी वहाँ बादशाह सलामत को देख हैरान हो गई थी। बादशाह ने वहाँ जाते ही उनको अपने सीने से लगाया और सारी रोदात उनके गोश गुजारी और साथ चलने के लिए कहा। वो तो पहले ही तैयार थी, लेकिन शुरुआत में उन्होंने काफ़ी नखरे दिखाए और थोड़ी देर साथ चलने के लिए राज़ी हो गई, लेकिन साथ में बादशाह को ये ताकीद की कि महल जाने के बाद आप इन चारों मलिकाओं को भी माफ़ कर देंगे और इनको भी हफ्ते में 1 दिन का वक्त ज़रूर देंगे। उन्होंने अपनी सबसे छोटी बीवी को हैरत से देखा और ये सवाल किया, तुम्हारे साथ वो लोग कितना बुरा कर चुकी हैं, इसके बावजूद भी तुम ऐसी बात करती हो? तो वो मुस्कुराकर बोली, मलिका को बड़े दिल का होना चाहिए और इंसान बड़े ज़र्फ़ वाला ही अच्छा लगता है। मुझसे पहले आपकी ज़िंदगी में वो थी, गलती सबसे हो जाती है, उनसे भी हो गई, मैंने उनको माफ़ कर दिया। इस वाक़े से ये बात साबित होती है इंसान को वाकई बड़े ज़र्फ़ का होना चाहिए और अगर आप सबके साथ बराबरी का इंसाफ ना कर पाओ तो अपनी ज़िंदगी में उन लोगों को शामिल ना करो जिनका आप हक अदा नहीं कर सको। मज़ीद ऐसी ही सच्ची कहानी और वाक़ियात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।